नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। यहाँ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्रीय रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना से पूर्व मध्य रेलवे को भी कई फायदे होंगे। इसमें पूर्व मध्य रेलवे से जुड़ी 3 व बिहार से जुड़ी 2 परियोजनाएं शामिल है। इन मल्टी ट्रेनिंग परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी से अब परिचालन में आसानी होगी और भीड़ भाड़ में कमी आएगी, जिससे भारतीय रेल के अति व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास संभव रहेगा। रेलवे के अनुसार देश के 9 राज्यों में अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों की कवर करने वाली इन परियोजनाओं से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके अलावा इन राज्यों की काफी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर बिहार के 2 हवाई अड्डों पर विमान सेवा शुरू की जा सकती है। मुजफ्फरपुर और रक्सौल में एयरपोर्ट चालू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद है कि इसी साल मुजफ्फरपुर के फताई हवाई अड्डे से उड़ान भर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की टीम के दौर के बाद काम में तेजी आ गई है। विमान कंपनी के अधिकारी व कर्मी भी शहर में काम किए हुए यह टीम रक्सौल में जा रही, वहाँ पर भी एयरपोर्ट चालू कराने की तैयारी चल रही। 60 किलोमीटर के रेंज के यात्री का सर्वे होगा। AA से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दोनों जगहों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने को लेकर एक्शन प्लान बनाया गया है। विमान कंपनी ने एयरपोर्ट पर काम प्रारंभ करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से सुरक्षा कवर कराने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। योजना के तहत शिल्पकारों को 1 लाख रुपए तक का लोन 5% ब्याज पर दिया जाएगा। इसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का कौशल विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर वित्त वर्ष 2023 से 24 से वित्त वर्ष 2027 से 28 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा तथा इससे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को लाभ होगा। वहीं इस योजना से झारखंड के भी 1 लाख से अधिक कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा। अजित पवार के साथ शरद पवार की सीक्रेट मीटिंग के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष विजय केजरीवाल ने तो यह तक कह दिया था कि पीएम मोदी ने अजित पवार के सामने शर्त रखी है कि अगर वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो शरद पवार को एनडीए में शामिल कराएं। इस बीच कांग्रेस नेता नितिन रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार विचारों की लड़ाई में महाविकास अघाड़ी के साथ ही रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नितिन रावत ने कहा कि शरद पवार देश के सीनियर नेता है। देश की राजनीति में हमेशा असमंजस की स्थिति रही है। शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात से अस्थिरता पैदा हो गई है। उन्हें ऐसा कोई रुख नहीं अपनाना चाहिए। परिवार अलग है और राजनीति अलग है। यह समझना चाहिए कि विचारों की लड़ाई में शरद पवार महाविकास अघाड़ी के साथ रहेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हर साल देसी और परंपरागत किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्लांट जीनोम सीवर अवार्ड देती है। इस बार बिहार के किसानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्लांट जीनोम सीवर कम्युनिटी अवार्ड के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर के लीची ग्रेवर संघ और बिहार का चयन किया गया है। यह पुरस्कार 12 से 15 सितम्बर को दिल्ली में आयोजित होने वाले किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन चर्चा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि मणिपुर उनके लिए मायने नहीं रखता है और विधानसभा छोड़कर चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर के लोगों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री चुप है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी को कम से कम शांति की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर में शांति के लिए अपील तक जारी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा का विरोध करने पर बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा शुरू की है, जिसके बाद बीजेपी विधायक विरोध में खड़े हो गए हैं और कहा कि दिल्ली में संबंधित मुद्दों पर सदन में बहस होनी चाहिए। उपसभापति राखी बिड़ला ने बीजेपी विधायकों के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है कि मणिपुर विधानसभा में चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है।
यूपी विधानसभा में भी मणिपुर मुद्दा पर चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने अपना विरोध जारी रखा है। इसके बाद बीजेपी विधायक अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और ओपी शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया गया है। हंगामे के दौरान बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मणिपुर कोई मायने नहीं रखता है। स्पीकर ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट के बयान पर आपत्ति जताई है। हंगामा बढ़ने पर आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती है। दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में आप विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार के सहरसा जिले में दिखाई दे रहा। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश और कोसी बराज से 2 दिन पहले 4.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसे दर्जनों गांव या तो जलमग्न हो चुके हैं या फिर टापू में तब्दील हो गए हैं। कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंध के अंदर बसे गाँव में लोगों को कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा, इसका जायजा लेने के लिए आज तक की टीम बुधवार को सहरसा के बरियाही गांव पहुंची है। ज्ञानवापी मामले में न्यायिक प्रक्रिया से बाहर समझौते की चर्चाओं को हिंदू पक्षकारों ने ठुकरा दिया है। हिंदू पक्ष के वकील और दूसरे महिला याचिकाकर्ताओं ने बयान दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्य वकील विष्णु जैन ने आज तक से बातचीत की है और किसी भी तरह के सुलझाने से इनकार किया है। विष्णु जैन ने कहा कि मस्जिद कमेटी को हिंदू पक्ष ने बातचीत के लिए कोई नेता नहीं दिया था, न ही किसी तरह की कोई बातचीत की जा सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा है। महाराष्ट्र के बीडे कस्बे में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में पुनः वापस आने की बात की है। फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लौटे हैं बल्कि एक निचले पद पर वापस आए हैं। कोई सोच नहीं सकता है कि वह किस पर लौटेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने का ही वक्त बचा है। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडियन बना है। ये गठबंधन अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तीसरी बैठक की तैयारी में जुटी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इस बैठक में संभावना है कि सीट बंटवारे के फार्मूले पर विपक्षी दलों के बीच बातचीत हो सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है। ऐसे में मुंबई के बैठक में विपक्षी दलों के बीच इस बात पर भी मंथन होने की पूरी संभावना है कि कैसे 2024 के चुनाव तक विपक्षी एकता को सुरक्षित किया जाए। इसके साथ ही इसकी भी पूरी संभावना है कि विपक्षी गठबंधन में उन दलों को भी शामिल करने पर विमर्श हो सकता है जो अभी तक इसे दूरी बनाए हुए हैं, ताकि विपक्षी गठबंधन को और मजबूती मिल सके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चुनाव के लिए बीजेपी की राज्य में ये पहली लिस्ट है। राज्य में विधानसभा की 230 सीटें हैं। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें छतरपुर, झाबुआ, बिछोर, खतरिया जैसी सीटें शामिल है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और साल 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई है। हरियाणा के नूह में भड़के सांप्रदायिक हिंसा में गिरफ्तार गौरक्षक बिट्टू बजरंगी को नूह की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नूह पुलिस के एक प्रवक्ता ने INS को बताया कि पुलिस ने उसके पास से 8 तलवारें बरामद की है। सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू की शिकायत के आधार पर नूह के सदर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।